Hello friends, good morning. Welcome to my YouTube video. So today we will do chapter 9 of science pedagogy, which is about evaluation and assessment. So we have done 8 chapters so far. अगर आपने अभी तक भी नहीं देखे तो I request you to go and watch those lessons. तो आज हमारा 9th चैप्टर है और फिर बस कल हम 10th चैप्टर कर लेंगे जिससे हमारी पूरी साइंस पेडागोजी फिनिश हो जाएगी. ठीक है जी. और हमने अच्छे से बहुत कंप्लीट कर लिए हैं ये सारे चैप्टर कंटेंट वाइज और बिल्कुल कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ. ठीक है. तो आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं. थोड़ा सा लेंथी होगा बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पक्का ही आएगा. ठीक है. तो बड़े ही ध्यान से आपने ये चैप्टर कर लेना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आपको समझना है कि एक मिनट. सबसे पहले आपको समझना है कि सीसीई क्या है. देखिए, एवेल्युएशन एंड असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, मैथ्स पढ़ा रहे हो, है ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो एवेल्युएशन बहुत जरूरी है बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ जानने के लिए. तो मैं थोड़ा सा आपको सीसीई के बारे में बताऊंगी जिसकी फुल फॉर्म है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन. ठीक है. ये आप ध्यान रखें, ये किसने दिया था? राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर ये 2009 में आया था. ठीक है. सीसीई मेन एम सीसी का था कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट टू evaluate every aspect of the child during their presence of the at the school and to reduce the pressure on the child. ठीक है. क्योंकि पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल जो है ना पढ़ते थे कि 3 आवर्स का एग्जाम होता था, बच्चों पे प्रेशर आता था. ठीक है. उन्हें जज किया जाता था, उन्हें रैंक किया जाता था, उन्हें ग्रेड किया जाता था. बट यहाँ पे सीसीई का मेन मोटिव था कि बच्चों को फुल मतलब उनकी सारे एस्पेक्ट्स चेक किए जाएं, स्कोलेस्टिक भी और कोस्केलिस्टिक भी. मतलब वो देखे जाएं कि वो पढ़ाई में भी अच्छे हैं और बाकी चीजों में. कोई बच्चे देखें पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कोई बच्चे गेम्स में, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है. तो इस तरह से सीसी का मोटिव ये था. वही सीसी मेथड वाज क्लेम्ड टू bring enormous changes from the traditional chalk and talk method of teaching provided it's implemented correctly. पर इसका ये भी था कि ये इसको इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जाए. मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी इसका क्या मीनिंग है. इसमें दोनों तरह की असेसमेंट आती है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट. देखिए, ये जब शुरू हुआ था तो 1st टू 10th क्लास तक शुरू हुआ था. फिर बीच में ये 10th क्लास बोर्ड क्लासेस में इसे मतलब कुछ आ गया था कि इसे रोक दिया जाए सीसी वैल्यूएशन को भी. तो इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. और 2017-18 में मुझे लगता है ये बिल्कुल ही बंद कर दिया ये वाला सिस्टम. अब फिर से हम पुराने सिस्टम से ही चल रहे हैं. बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इतनी मैटर नहीं करेगी ध्यान में रखनी. हमें याद रखना है कि सीसीई में जो हमें दिया गया था फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, उस पे बेस हमें क्वेश्चन आएंगे. तो हमें उसको डीप में पढ़ना है. हमें ये समझ लेना है कि पहले सीसीई है क्या. कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन. ठीक है. जिसमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को देखा जाता था. ठीक है. बच्चे को इसका मेन मोटिव था कि उस पे एग्जाम्स का जो प्रेशर है उसको रिड्यूस किया जाए. ठीक है. तो इसका ये था. इसमें इन्होंने फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट दी. अब हम इसको सिंगल फॉर्मेटिव असेसमेंट को और समेटिव असेसमेंट की ये दोनों क्या होती हैं एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है जी. आगे देख लेते हैं हम. हाँ, इसी की फुल फॉर्म देख लेते हैं. कंटिन्यूज का मतलब है रेगुलर. एक मिनट. ठीक है. रेगुलर एंड कंटिन्यूज एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट. जैसे कि मैंने बताया कि सारे साल में बच्चा जो भी एक्टिविटीज करता है उसके थ्रू उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट करने का ही मोटिव था. कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स व्यापक. इसमें आप स्कोलास्टिक एस्पेक्ट ही नहीं देख रहे. आप ये नहीं देख रहे बच्चा मैथ्स में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, साइंस में अच्छा है. आप उसके और भी एस्पेक्ट्स देख रहे हो. आप उसको देख रहे हो कि वो उसमें कौन सी और अच्छी स्किल है. अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, अगर वो म्यूजिक में अच्छा है, अगर वो डिबेट में अच्छा है, तो आप उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट को देख रहे हो. तो आप इसमें दोनों एस्पेक्ट्स ले रहे हो, स्कोलास्टिक एंड कोस्कोलास्टिक. एवेल्युएशन में देखें, सिर्फ पहले एवेल्युएशन का एक ही मीडियम था, एग्जाम्स.
ठीक है, कि बच्चों ने एग्जाम्स ले लिए 3 आवर्स। फिर बट यहाँ पे एवेल्युएशन का मतलब इन्होंने रखा कि बहुत से टूल्स यूज किए, एनेक्डेक्ट जो रिकॉर्ड्स होते हैं, या फिर कह लो रूब्रिक्स हो गए, या फिर आप कह लो चेकलिस्ट होगी, देयर आर लाइक नंबर ऑफ टूल्स दे हैव यूज्ड। तो एवेल्युएशन में इन्होंने बहुत से टूल्स यूज करके बच्चों की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए टेक्निक्स और टूल्स दिए। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। सीसीई, वही मैम आपको बता रही थी कि कंटिन्यूस का मतलब है कि दोनों ये कंसिस्ट करेंगी, कंटिन्यूस लाइक फॉर्मेटिव भी और समेटिव एवेल्युएशन भी। ठीक है, फॉर्मेटिव और समेटिव को प्लीज आप इतना डिफिकल्ट ना समझे, क्योंकि हम एक एक वर्ड को अच्छे से डीप में समझने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंसिव वही कि दोनों स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट्स एंड नॉन स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट्स। स्कोलेस्टिक मतलब जो आपके एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, नॉन स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट्स जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटी स्कूल्स में होती है उससे रिलेटेड होगा। ठीक है जी, तो अभी तक हमने समझ लिया कि सीसीई क्या है। सीसीई कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन है, जिसमें फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट दोनों होती हैं, और जिसमें स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक या नॉन स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट्स को चेक किया जाता है। ठीक है, दोनों एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। आगे हम अब फॉर्मेटिव असेसमेंट देख लेते हैं, ये है क्या चीज। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव यानी कि आपने देखना फॉर्म हो रहा है कुछ। ठीक है, नाम से पता चल रहा है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किसकी करनी है बच्चों में? स्किल्स की। सबसे बड़ी बात जो पूछी जाती है एग्जाम में कि ये टीचिंग के दौरान की जाती है। जैसे क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है, वो साथ साथ बच्चों से क्वेश्चंस भी पूछ रहा है, वो साथ साथ बच्चों को ड्रिल वर्क भी दे रहा है, वो साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिस भी करवा रहा है, तो ड्यूरिंग टीचिंग होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ड्यूरिंग। ठीक है जी, ओह सॉरी, तो आपको ये बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना है ड्यूरिंग वर्ड को। फिर है वर्क इन क्लास। क्लास में ही काम दिया जाता है। जैसे सपोज कर लो आपने एक चैप्टर पढ़ा दिया और उसके बाद आपने बच्चों को दे दिया काम कि चलो ये वाले क्वेश्चंस आप करके दिखाओ आज के टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो उसी टाइम बच्चों की स्किल चेक की जाती है। ओरल टेस्ट क्विज करवा दिए जाते हैं, लैब वर्क या एक्सपेरिमेंट्स भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही आता है, प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट दिए जाते हैं बच्चों को। ठीक है, सर्वे एंड रिसर्च वर्क भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही आएगा। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं हम। चलें, प्लेसमेंट एवेल्युएशन देखें, बहुत ही अच्छा ये वर्ड है प्लेसमेंट एवेल्युएशन। ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही पार्ट है, सबसे बड़ी बात। और जब भी आप कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे पहले आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उससे टॉपिक से रिलेटेड। उनमें क्यूरियोसिटी आप डेवलप करते हो कि बच्चों में लेसन समझने की क्यूरियोसिटी डेवलप हो। ठीक है, तो इसे हम प्लेसमेंट एवेल्युएशन कहेंगे। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताएं कि प्लेसमेंट एवेल्युएशन से आपका क्या मतलब है। तो इसका आपने सिंपल सा मीनिंग देना है, टेस्टिंग नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक। और सबसे बड़ी बात, इसको एज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं ले लेना, ये एक उसका छोटा सा पार्ट है। उसमें एक जैसे हम ओरल क्विज वगैरह भी करवाते हैं बच्चों की नॉलेज चेक करने के लिए, उसी तरह से ये प्लेसमेंट एवेल्युएशन फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। आगे फॉर्मेटिव असेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें या हम सेलिएंट फीचर्स कह लें भी क्या होंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स का क्या उद्देश्य क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों ये इतनी अच्छी और कह लें हम इफेक्टिव मानी जाती है, व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज इफेक्टिव टूल। ठीक है, टू इवेलुएट चिल्ड्रन जो भी चिल्ड्रंस एक्टिविटीज कर रहे हैं। सबसे पहली बात, ये डायग्नोस्टिक एंड रेमिडियल है। डायग्नोस्टिक देखिए, डायग्नोस्ट का मतलब होता है जांच करना, किसी चीज का पता लगाना। अब टीचर ने कोई चैप्टर क्लास में पढ़ा दिया, मान लो उसने कौन का चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है, और फिर उसने बच्चों का टेस्ट लिया पर बच्चे सारे फेल हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि टीचर अब पता लगाएगी कि उसके टीचिंग मेथड्स में कोई कमी थी, उसको कोई एग्जांपल देने में कमी रहेगी। ठीक है, वो चेक करेगी कि मेरे पढ़ाने में क्या कमी रहेगी कि जिस वजह से बच्चे सारे फेल हो गए। फिर वो रेमेडी फाइंड आउट करेगी। अब जैसे उसने कौन का चैप्टर पढ़ाया था बच्चों को छोटी क्लास में, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पढ़ाया पर बच्चों ने कभी कौन देखा ही नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगी टीचर, कौन को क्लास में लेके आएगी, उन्हें दिखाएगी, फिर आगे कंसेप्ट को आगे बढ़ाएगी। तो इस तरह से आप देखें कि टीचर कैसे
पहले जांच करती है। इससे क्या होता है, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल से टीचर को खुद को भी फीडबैक मिलता है कि कहाँ वो गलती कर रही है, ठीक है, और बच्चों को भी अपनी गलतियों का पता चलता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल है। देखें, या फीडबैक मिलता है टीचर्स को, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया ये पॉइंट। फिर सेल्फ असेसमेंट, कि बच्चे अपनी खुद की भी असेसमेंट कर लेते हैं, कि उन्हें पता लग जाता है कि उन्होंने समझते टाइम कहाँ गलती की थी, उन्होंने कौन से पॉइंट को अच्छे से नहीं समझा। ये बिल्ड्स ऑन प्रायर नॉलेज, वही इसमें प्लेसमेंट एवेल्युएशन का कंसेप्ट आ गया। मैंने आपको बताया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में प्लेसमेंट एवेल्युएशन होती है कि बच्चों को प्रायर नॉलेज से जोड़ा जाता है। लर्निंग इन कोऑपरेशन विद द पीयर्स, बिल्कुल अपने साथियों के साथ बैठ के पढ़ने के लिए उन्हें इनकरेज किया जाता है। इट कैरीज 40% वेटेज ऑफ द एग्रीगेट। ये देखिए क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कितना कैरी करती है और समेटिव असेसमेंट कितना कैरी करती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट 40% वेटेज करती है ओवरऑल का। ओवरऑल जैसे 100% है तो उसका 40% फॉर्मेटिव असेसमेंट से जाता है। इट इज डन 4 times इन अ ईयर, 4 बार साल में करवाई जाती है, ठीक है जी। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन ड्यूरिंग द टीचिंग, ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है। इट इज कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ओरल क्विजेस, ठीक है, और लैब वर्क प्रोजेक्ट करवा सकते हैं आप, तो इन सब में होगी। और सबसे बड़ी बात, इट इज डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। इसकी जो पहचान करनी है वो ये है कि ये डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है जी। ये मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे है समेटिव असेसमेंट। मेरी फोटो ही नहीं सेट बैठती कहीं पे भी, लाइक यहाँ मैं ना सॉरी, मैं यहाँ ही चले जाती हूँ ऊपर, यहाँ पे मैं भी। समेटिव असेसमेंट, सम करना किसी का होल थिंग, ठीक है। आपने बच्चों की नॉलेज बिल्कुल आप एंड में चेक कर रहे हो, तो इट इज कंसीडर्ड एज समेटिव असेसमेंट। देखिए एट द एंड ऑफ द यूनिट और सेमेस्टर, आजकल आपको देखा होगा कि 2 सेमेस्टर होते हैं, जैसे ट्वाइस अ ईयर, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लेके आए हैं। पहले क्या होता था कि पूरे साल का ही एंड में एग्जाम हो जाता था। अब जो पहले सेमेस्टर में जो सिलेबस कवर हो गया है उसको सेमेस्टर 2 में रिपीट नहीं किया जाता, तो इतना सा मॉडिफिकेशन अब आ चुका है। ये चेक करता है स्टूडेंट्स की, इट टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू रिटेन, कि अपने दिमाग में कितनी उन्हें लर्निंग याद है। 3 घंटे में यही चेक किया जाता है ना, बच्चों ने कितना याद रखा है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, जैसे आपको पता है एमसीक्यूज आते हैं, एंड लॉन्ग आंसर्स आते हैं। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक्स है, एंड लॉन्ग आंसर्स आते हैं, ठीक है। ग्रेडेड टेस्ट, इससे बच्चों को ग्रेड किया जाता है। जैसे अब हमें पता है रैंकिंग की जाती है बच्चों की, उनके मार्क्स को लेके, उनके मार्क्स पे डिपेंड किया जाता है, और ये 60% वेटेज करता है एग्रीगेट की, वेयर एज फॉर्मेटिव असेसमेंट 40% कैरी करता है, ठीक है। 60% कैसे, समेटिव जैसे ये पहले सेमेस्टर में 30% और दूसरे में भी 30%, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 60% कैरी करता है। ये प्लीज, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ये कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर ये क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया, ध्यान से समझिए। हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ लिया है, हमने समेटिव असेसमेंट पढ़ लिया है, ठीक है जी। ये सीसीई के ही 2 पार्ट थे ना, फॉर्मेटिव और समेटिव। अब हम कर रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, इसको आप ये मत समझना कि अब ये नई चीज क्या आ गई। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही दूसरा नाम है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए मूल्यांकन, ठीक है, सीखने के लिए। तो नाम से पता चल रहा है ये बिल्कुल फॉर्मेटिव असेसमेंट ही लेना है इसको। इसका मतलब ही यही है कि ड्यूरिंग लर्निंग, लर्निंग के दौरान, इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजीज की इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है। ये सेम वही फीचर्स होंगे इसके जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के हैं, बस इसमें क्या है, इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। आपको पता होना जरूरी है एग्जाम में, क्योंकि ये टर्म्स पूछ ली जाती हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, आपको कोई एग्जांपल दे दी जाएगी, जैसे टीचर किसी बच्चों को ट्रिप पे ले गया और बताओ कि साथ साथ में बच्चों से वो क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो वो फॉर लर्निंग हो जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग।
और फील्ड ट्रिप के आने के बाद वो बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आगे देखते हैं, उसको फिर हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग में लेंगे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ अगली स्लाइड में। तो ये डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल है। इन्वेस्टिगेटिंग टूल है। इन्वेस्टिगेटिंग टूल कैसे है? अब ये बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करेगा, प्रीवियस नॉलेज को भी चेक करेगा, और ये चेक कर रहा है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं पढ़ाई के दौरान। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेटिंग टूल भी है। और गाइडेंस एंड अटेंशन तो फिर है ही, जब आपको पता चल जाता है बच्चे कहाँ पे गलती कर रहे हैं और कहाँ पे नहीं कर रहे। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से लेसन समझ आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसमें एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो सीखा हुआ है उसकी असेसमेंट। ठीक है, सीखने के लिए नहीं है। अब जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने ये, अब सीखे हुए की जो असेसमेंट, अब जो आपने सीख लिया, तो इट इज अ सिमिलर टू समेटिव असेसमेंट। ठीक है, वही एंड ऑफ द यूनिट होगी जैसे कि समेटिव असेसमेंट होती है। ये 2 पॉइंट आपने बड़े ध्यान से समझने हैं। ये एक तरह का एविडेंस है। एविडेंस कैसे? आपको एक सर्टिफिकेट नहीं दे दिया जाता एंड में कि आपने भाई ये ग्रेड्स ले लिए। पेरेंट्स के लिए या आगे आपने फर्दर स्टडीज के लिए जाना है, आपके ग्रेड्स चेक किए जाते हैं। 70% मार्क्स आ गए आपके, 80% आ गए। एम्प्लॉयर्स के लिए जब आप कभी जॉब अप्लाई करने जाते हो, तो वो आपके ग्रेड्स से देखते हैं कि हाँ भाई बच्चे में ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी कैपेबिलिटी चेक करते हैं। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग को एज एन एविडेंस माना जाता है ऑफ अचीवमेंट, पेरेंट्स के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए एंड एम्प्लॉयर्स के लिए। इसके अलावा कंट्रीब्यूट करता है टू पिवटल डिसीजंस दैट विल अफेक्ट स्टूडेंट्स फ्यूचर। अब देखें, बच्चे को पढ़ाई के दौरान ये पता चल गया कि उसके मैथ्स में स्कोर मानो अच्छे आ गए, तो उसे पता चल जाएगा कि इन फ्यूचर वो मैथ्स में कुछ करना चाहता है, वो मैथमेटिशियन बनना चाहता है, वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, या जो भी बनना चाहता है। ठीक है, इसी तरह अगर बच्चे को पता चल जाता है कि वो है ना साइंस में उसके मार्क्स अच्छे आ गए, तो वो फिर रिसर्च वगैरह में चला जाएगा या कुछ भी, मतलब ये चीज डिसाइड करेगी जो समेटिव असेसमेंट है एंड में जो उसके स्कोर है, गाइड है, कि वो फ्यूचर में कौन सी फील्ड चूज करता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपने बड़े अच्छे से याद रख लेने हैं कि डन एट द एंड ऑफ यूनिट समेटिव असेसमेंट। ठीक है, और एविडेंस है अचीवमेंट का। ठीक है जी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, प्लीज ध्यान दें, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहां भी आपको ध्यान नहीं आता। जो सीखा हुआ है उसकी असेसमेंट। आगे देख लेते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, एज लर्निंग में आपने ये देखना है कि बच्चे खुद को असेस करते हैं। ठीक है, वो सेल्फ असेसमेंट वाला टॉपिक आ जाएगा इसमें। बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं कि बच्चों ने जो सीखा है उस पर वो रिफ्लेक्ट करेंगे, अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ देखेंगे, अपनी गलतियां ढूंढेंगे, उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, अपनी लर्निंग की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपने आप को मॉनिटर करेंगे। ठीक है, वो मेटाकॉग्निटिव बन जाते हैं। यहाँ पे ध्यान दें, मेटाकॉग्निटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मेटाकॉग्निटिव टर्म भी पूछी गई है एग्जाम में। इसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ वंस ओन थॉट प्रोसेस। अपनी नॉलेज, उन्हें अपने जो उनमें थॉट प्रोसेस चल रहा है उसकी नॉलेज आती है, उसे मॉनिटर करना वो सीख लेते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है जी, तो 3 हमने कवर कर लिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो कि ड्यूरिंग दी लर्निंग होगी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो आफ्टर द लर्निंग होगी, असेसमेंट एज लर्निंग जिसमें बच्चे खुद ही अपने आप को असेस करेंगे, अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट करेंगे या अपनी स्ट्रेंथ्स पे रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेचर ऑफ असेसमेंट इन साइंस। बेसिकली तो हम साइंस पेडागोजी कर रहे हैं, तो हमने साइंस में देखनी है कि असेसमेंट की नेचर क्या हो, उसका क्या उद्देश्य हो, वो कैसी होनी चाहिए कि जब साइंस पढ़ा रहे हैं उसके साइंस के उद्देश्य मतलब मोटिव्स, ऑब्जेक्टिव्स मिलने चाहिए। साइंस में असेसमेंट का जो नेचर है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बच्चों को रैंक करे। जो वीक स्टूडेंट हैं पढ़ाई में उन्हें, मतलब वीक को मतलब एवरेज कह लो, एवरेज स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंट बच्चों से अलग करे। बार बार बैटरी इसलिए चेक करेंगे, इसकी बैटरी बिल्कुल जाने वाली है, तो we'll finish it. Development of scientific temper and attitude and process skill among learners। देखिए, हम साइंस की जो नेचर है तो उसकी असेसमेंट की नेचर भी वैसे ही रखेंगे हम। साइंस की नेचर क्या थी बच्चों में, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि साइंटिफिक टेम्पर और प्रोसेस इंक्वायरी को डेवलप करना। तो जो असेसमेंट की नेचर होगी तो वो भी उसी की नेचर के सिमिलर होगी।
तो ये तो बिल्कुल ही सिमिलर हो जाएगा। वही देखें, इट प्रमोट साइंटिफिक इंक्वायरी, सेम नेचर ऑफ साइंस एंड नेचर ऑफ असेसमेंट इन साइंस। इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। कॉम्प्रिहेंसिव का यहाँ से मतलब ये है कि बच्चों सिर्फ ये ना देखिए कि बच्चों ने साइंस के फैक्ट्स याद कर लिए हैं, बच्चों ने उनकी डेफिनेशंस याद कर लिए हैं, नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बच्चों को अब जो क्लास में सीखा उन्हें लाइफ में इंप्लीमेंट करना आ गया है, ठीक है जी। इट शुड बी इन लाइन विद कॉग्निटिव लेवल्स ऑफ लर्नर्स। हाँ, असेसमेंट ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों की एज के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। इट शुड फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस स्किल्स, बिल्कुल। प्रोसेस स्किल तो बच्चों में लेके आनी ही है, उनमें प्रोसेस स्किल्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन बच्चे कर सकें, हाइपोथेसाइज कर सकें बच्चे, इन्फ्रेंस कर सकें बच्चे, एक्सपेरिमेंट कर सकें, उसके बेस पे वो कंक्लूजन निकाल सकें। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। नेचर ऑफ साइंस सेम एज नेचर ऑफ असेसमेंट इन साइंस, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। हाँ, असेसमेंट टेक्निक्स क्या होंगी इन साइंस में, वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में अलग होंगी, समेटिव असेसमेंट में अलग होंगी। देखें, टूल्स और टेक्निक्स को आपने मिक्स नहीं करना। टूल्स और टेक्निक्स वैसे सिमिलर लगते हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। टूल्स जैसे आपने कोई चीज सर्च करनी है तो आप टूल यूज करोगे, गूगल कर लोगे, quora.com पे चले जाओगे, या और कोई भी सर्च इंजन से आप, है ना, वो आपका टूल हो गया। बट आपने अब जो डाटा कलेक्ट कर लिया, जो भी, हाउ यू यूज दैट डाटा, हाउ हाउ यू यूज दैट डाटा टू, जो भी आपने करना है ना, आगे उसको यूज करना है। तो टूल क्या था अपना सर्च करने का, कोई भी सर्च इंजन लाइक गूगल फॉर एग्जांपल, और उससे जो डाटा कलेक्ट किया, हाउ यूजिंग दोस डाटा, वो आपकी टेक्निक है। तो हाउ, ठीक है, ये आपने ध्यान देखना है, हाउ पे आपने ध्यान देना है कि हाउ जब आ जाएगा वर्ड तो वो टेक्निक हो जाएगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट में देखें टूल्स क्या होंगे, वही क्वेश्चंस होंगे, चेकलिस्ट होगी, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होंगे। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आपको पता होने चाहिए, ये टर्म पूछी गई एग्जाम में। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं जैसे एक डॉक्यूमेंट है जिसमें टीचर बच्चों की इनफॉर्मल वे में जो वो उसको ऑब्जर्व करती है, बच्चों की एक्टिविटीज को, उसको वो लिखती है, उसको वो एक ब्रीफ नोट में, वो एक तरह का डॉक्यूमेंट है, उसको वो ऑब्जर्वेशन को लिखती है, उसके बेस पे वो बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करती है, या वो पेरेंट्स को, है ना, इसके बारे में नोटिफाई करती है। पोर्टफोलियो एनालिसिस में बच्चों की स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी बच्चों ने एक्टिविटीज की हैं, चार्ट्स वगैरह सब कुछ ऐड हो जाता है। रूब्रिक्स क्या होते हैं, रूब्रिक्स भी एक तरह से स्कोरिंग गाइड होती है। इसको एक टेबल फॉर्मेट में, है ना, प्रेजेंट किया जाता है। इसमें भी बच्चों की क्वालिटीज को ऑब्जर्व करके टिक लगाया जाता है, जो टेबल फॉर्म में होती है, ठीक है। टेक्निक्स देखें कैसे चेक करेंगे हम, बच्चों को एग्जाम्स ले लेंगे, क्विज, कलेक्शंस किस चीज की कलेक्शंस, जो भी उन्होंने काम किया है टास्क, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे। प्रोजेक्ट्स, डिबेट, ग्रुप एक्टिविटीज करवा लेंगे, क्लब एक्टिविटीज। इसमें टेक्निक्स मतलब किस प्रोसेस के थ्रू हम बच्चों की असेसमेंट करेंगे। ये टूल्स हम बच्चों के जो भी क्वेश्चंस, चेकलिस्ट वगैरह, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स वगैरह हम चेक करेंगे। बैटरी ऑलमोस्ट डाइंग, तो मैं इसको अभी थोड़े टाइम के लिए पॉज कर देती हूँ। यस, तो हाँ, हम पढ़ रहे थे असेसमेंट्स ऑफ टेक्निक्स इन साइंस। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमने कर ली है, आगे देख लेते हैं। समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है, टूल्स भी 3 ही टूल्स हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स। इसमें ज्यादा स्कोप होता नहीं है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में काफी टूल्स होते हैं, क्योंकि उनमें हमें डिफरेंट बच्चों की क्वालिटीज को ऑब्जर्व करना होता है। और टेक्निक्स भी फिर सिंपल ही होंगी। रिटन एग्जाम्स होते हैं, एंड ऑफ द टर्म यूनिट टेस्ट, है ना, यूनिट टेस्ट या टर्म के एंड में जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं तो वो होते हैं, ठीक है, टेक्निक्स, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे देख लेते हैं। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। वो आपसे ये तो पूछेंगे नहीं कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। वो आपको क्वेश्चंस दे देंगे, उसमें से आपको अपनी समझ के अकॉर्डिंगली आपको चेक करना होगा कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कौन सा क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको ये ध्यान में रखना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इसमें इमेजिनेशन चाहिए होगी आपको, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत पड़ेगी। इसका कोई एक सिंगल आंसर नहीं होगा। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो डेवलप करे क्वेश्चन, वही ओपन एंडेड होगा।
कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं होगा इसका। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप अपने बारे में बताएं, हर किसी के आंसर डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है, और कोई एक लाइन में तो बंदा फिनिश करेगा नहीं, वो अपने एलैबोरेट करके बताएगा, ठीक है। और इसमें वन वर्ड आंसर होगा क्लोज में, यस और नो आंसर होगा, और हमेशा स्टैंडर्ड आंसर्स होंगे, और ज्यादा आपको इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। एग्जाम्पल जैसे नेम आर प्राइम मिनिस्टर, तो आप झट से बता दो कि एक ही प्राइम मिनिस्टर का तो नाम एक ही होएगा ना, ठीक है जी। तो इस तरह से क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चंस की आपको नेचर समझ लेनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा विच इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन और विच इज ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो कि हम आने वाली सीरीज में करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस, तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगी, तो आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, आज का लेसन यहीं पे फिनिश होता है। तो हमने क्या पढ़ लिया आज, हम देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सीसीई के बारे में समझा, जिसमें कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात की है। कॉन्टिन्यूस मतलब थ्रू आउट द ईयर चलेगी, थ्रू आउट द ईयर का मतलब जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी, फॉर्मेटिव असेसमेंट में चार बार पेपर होंगे, समेटिव असेसमेंट 2 बार होंगे, ठीक है। तो 4 बार असेसमेंट होगी, आई मीन टू से। और फिर हमने कॉम्प्रिहेंसिव का देख लिया, जिसमें वो स्कोलेस्टिक और नॉन स्कोलेस्टिक दोनों चेक करेंगे, ठीक है। और एवेल्युएशन के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट को समझ लिया, समेटिव असेसमेंट को समझ लिया, इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। हमने ये भी बहुत अच्छे से समझ लिया। हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट के टूल्स एंड टेक्निक्स देख लिए, समेटिव असेसमेंट के टूल्स एंड टेक्निक्स देख लिए, और एंड में हमने ये देख लिया कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इस पे बेस आपको पक्का 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे साइंस पेडागोजी में, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत अच्छा से समझ आ गया है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और आगे भी हम इसी तरह पढ़ते रहेंगे। द एंड ऑफ द मंथ आई होप दैट वी विल कंप्लीट साइंस पेडागोजी सक्सेसफुली, ठीक है जी। तो शुक्रिया, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।